हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग दो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल से डिस्कशन किए थे। उसमें एक जो आपका रासायनिक अभिक्रिया था संयोजन अभिक्रिया, और जो दूसरा था वो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अभी हम लोग को कई और भी अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करना है, जिसमें अभी अगर देखा जाए तो विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग दो और भी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। उसमें एक है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और भी इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जिसमें एक हो जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। तो ये और भी हम लोग को रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, और ये जो सारे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इसको हम आज की क्लास में पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, बारी बारी से हम लोग एक एक करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पिछले क्लास में हम जो आपको बताए थे दो रासायनिक अभिक्रियाएं, उनको एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग इस क्लास को शुरुआत करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम आपको सबसे पहले संयोजन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम बताए थे। संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि ये वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल प्रतिफल का निर्माण करता है। दो अभिकारक। अब अभिकारक क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके हैं। तो आइए इसको समझते हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, और इसका रिवीजन भी देख लेते हैं। हम सबसे पहले आपको इसमें बताएं कि संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उसमें दो अभिकारक होता है, और वो दो अभिकारक आपस में एक दूसरे से संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे देखिए, ये आपका कार्बन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, और ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक आपका कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, और इनके परमाणु आपस में एक दूसरे से संयोग करके CO2 बनाता है। लेकिन इसमें आप देखिएगा, इसको आप अभिकारक कहते हैं और इसको हम प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है। इन चीज़ों के बारे में हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे। ये आपका अभिकारक हो गया, और ये चीज़ समझाए थे कि ये जो तीर चिन्ह है, इसके बाईं ओर जब हम बात करेंगे तो बाईं ओर को अभिकारक कहेंगे, और तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रतिफल कहेंगे। इसको फिर से समझिए कि संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है। संयोजन मतलब होता है संयोग करना। ठीक है, इसमें दो अभिकारक होता है और दो अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। आप उत्पाद बोलिए या प्रतिफल बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको आप उत्पाद बोलिए या प्रतिफल बोलिए। ठीक है, तो इसमें दो अभिकारक है। एक अभिकारक आपको नज़र आ रहा होगा कार्बन, और दूसरा अभिकारक क्या है? ऑक्सीजन। तो दो अभिकारक आपस में एक दूसरे से संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसको और भी अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब दो तत्व, ठीक है, एक तत्व इसमें कार्बन हो गया और दूसरा ऑक्सीजन हो गया, तो दो तत्व आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है या एकल प्रतिफल का निर्माण करता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है,
और भी इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देखिए ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम वायु से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसमें क्या है, मैग्नीशियम वायु से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको संतुलित कर लीजिए। अब देखिए इसमें इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं और ये आपका प्रतिफल हो गया। प्रतिफल में आप देखिएगा कि जब भी संयोजन अभिक्रिया होगा तो उसमें सिर्फ एकल उत्पाद होगा। एकल उत्पाद का मतलब होगा कि इसमें सिर्फ एक ही उत्पाद होगा। जैसे देखिए इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये बना है कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ एक ही उत्पाद हुआ या एक ही प्रतिफल हुआ। उसी प्रकार इसमें मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है और ये दोनों मिलके क्या बनाया, एकल उत्पाद बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें देखिए दो तत्व रहता है, दो तत्व आपस में संयोग करता है और एकल उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये दोनों आपका संयोजन रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण है। अब जो पिछले क्लास में हम एक और बताए थे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, इसको जरा समझिए। देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि हम किसी जो यौगिक होता है और वो बड़े यौगिक को हम दो छोटे छोटे या दो सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, दो तत्व है, दो अभिकारक है, इनसे एकल उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम वियोजन अभिक्रिया में क्या करेंगे कि उसमें एक बड़ा यौगिक होगा, एकल उत्पाद होगा और उसको हम दो छोटे छोटे सरल यौगिकों में तोड़ देंगे। जैसे इसको समझिए, एक एकल उत्पाद आपका है ये, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यह है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन आप जरा एक चीज़ को समझिए कि आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे कोई एक बड़ा पत्थर है और उस पत्थर को आप लाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि वो पत्थर एकदम से टूट जाता है, उसके लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप कुछ नहीं करते हैं उस पत्थर को आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि अगर ये जो आपका बड़ा यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट उत्पाद है, इसको अगर तोड़ना है आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आपको गर्म करना पड़ेगा। जैसा ही आप इसको गर्म कीजिएगा ये क्या होगा, दो छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है। तो वियोजन अपघटन अभिक्रिया यही होता है कि किसी भी एकल उत्पाद को अगर आप गर्म करते हैं या किसी और चीज़ के द्वारा तोड़ते हैं तो दो छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। लेकिन हम वियोजन या अपघटन अभिक्रियाओं में कई तरीके से हम और भी इसमें अभिक्रियाओं को बताएं। जैसे में क्या है समझिए, अगर हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, जैसे एक कोई बड़ा पत्थर है, ठीक है,
और अगर हम उस पत्थर को तोड़ते हैं तो हम कई चीज़ों का उपयोग करके उस पत्थर को तोड़ सकते हैं। अगर हम उस पत्थर को हथौड़े से भी तोड़ सकते हैं, किसी क्रेन या जेसीबी के मदद से भी उस पत्थर को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबका नाम अलग अलग होता है। अगर आप उस पत्थर को हथौड़े से तोड़ रहे हैं तो उसको कुछ और नाम देंगे। अगर उस हथौड़े के जगह हम किसी और चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उसका नाम कुछ और देंगे। तो उसी प्रकार इसमें जैसे देखिए, अगर आप ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं, तो अगर आप गर्म करके तोड़ते हैं तो इसीलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यानी कि ऊष्मा को दे रहे हैं। तो अगर हम इस यौगिक को ऊष्मा की मदद से तोड़ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम जो अभी पहले बोल कर गए कि अगर किसी पत्थर को, जो बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को आप तोड़ते हैं तो उसको कई तरीके से तोड़ सकते हैं, कई चीज़ों का उपयोग करके तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनका नाम अलग अलग करके रखा, बस तोड़ना आपको ठीक है लेकिन एक अलग अलग नाम रख दिए। जैसे हम हथौड़े से तोड़ रहे हैं, कुछ और नाम रख दिए। छेनी के मदद से तोड़ रहे हैं, कुछ और नाम रख दिए। क्रेन जेसीबी के मदद से तोड़ रहे हैं, कुछ और नाम रख दिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें हम लोग समझ गए कि ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया क्या हुआ या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या हुआ। तो हम लोग किसी भी यौगिक को ऊष्मा के मदद से हम तोड़ देते हैं, या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी बड़े उत्पाद को, किसी बड़े यौगिक को दो छोटे छोटे सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऊष्मा की मदद से इसको दो छोटे छोटे यौगिकों में तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसमें और समझते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग ऊष्मा का उपयोग किए तो इसे बोले हम लोग ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। लेकिन अगर यहीं पर हम किसी और चीज़ का उपयोग करें, प्रकाश का उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे AgCl है, इस AgCl को हम तोड़ते हैं सूर्य की प्रकाश में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम AgCl को तोड़ते हैं सूर्य के प्रकाश की मदद से तो ये टूट जाता है। ठीक है, Ag और Cl2, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, AgCl को, और ये हो गया सिल्वर और ये हो गया Cl2 क्लोरीन। तो अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप सूर्य के प्रकाश की मदद से तोड़ते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, ये क्या है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। एक और चीज़ समझिए, अगर हम किसी भी बड़े यौगिक को तोड़ने के लिए विद्युत धारा का उपयोग करते हैं, जैसे में क्या हो गया, जल H2O, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो इसमें हम क्या किए कि किसी भी यौगिक को तोड़ने के लिए हम लोग प्रकाश का उपयोग करते हैं।
और अगर प्रकाश के सहायता से हम उसको तोड़ देते हैं तो इसी को बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अगर हम विद्युत धारा की मदद से तोड़ते हैं तो इसको क्या नाम देते हैं? H2O है। H2O को बोलते हैं क्या? H2O को बोलते हैं जल। और अगर जल से आप विद्युत धारा को पार करते हैं, अगर जल है और उससे विद्युत धारा को पार करते हैं तो ये टूट जाता है। किस में टूट जाता है? H2 प्लस O2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो क्या हुआ, इसको क्या नाम देंगे? इसको हम लोग नाम देंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसको नाम देंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं हम लोग देख लिए कि एक हो गया आपका ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, ठीक है, किसी बड़े यौगिक को तोड़ने के लिए हम ऊष्मा का उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। और अगर वहाँ पर हम प्रकाश का उपयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। और अगर वहाँ पर हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और ये पिछले क्लास का पूरा था। और आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया और जो भी समझना है ये अभिक्रियाएं क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और हम लोग सबसे पहले इसका समीकरण को लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को थोड़ा पहले समझ लीजिएगा। ये Fe है। Fe मतलब क्या होता है? लोहा, फेरस। ठीक है, और एक ये आपका कॉपर सल्फेट होता है। आप इन बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक है आपका लोहा और एक है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में आप देखिएगा तो ये जो कॉपर है, ये कॉपर भी क्या है? एक तत्व है। और ये लोहा है, ये भी क्या है? एक तत्व है। अब इन दोनों में क्या दिक्कत है इसको ज़रा समझिएगा। जैसे होता है क्या, ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया को थोड़ा सा समझिए, इसके बाद हम इसको समझाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर कोई पावरफुल आदमी है, जैसे कि अगर हम किसी सीट पे बैठे हुए हैं, हम गरीब हैं, लेकिन कोई पावरफुल आदमी आता है, हमको धक्का मार के उस सीट से हमें क्या होता है? हटा देता है और उस सीट पर वो व्यक्ति खुद बैठ जाता है। ठीक है, अगर हम बैठे हुए, मान के चलो कि यहाँ पर कोई सीट पर हम बैठे हुए, कोई आया और कह रहा है हमसे कि आप क्यों बैठे यहाँ पर, बिना परमिशन के क्यों बैठे, हमने आपको अलाउ नहीं किया था, फिर भी आप क्यों बैठे? तो हमें क्या करता है? धक्का मारकर हटा देता है बाहर और उस सीट पर खुद बैठ जाता है। तो यही हुआ विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में भी क्या होता है कि जो तत्व होते हैं वो एक पावरफुल तत्व होता है। पावरफुल कहने का मतलब ताकतवर तत्व होता है। उसका मतलब कि ये हुआ कि उसका अभिक्रियाशील जो जिसको बोलते हैं कि अगर आप बाहर उसको रख दीजिएगा तो वायु के संपर्क में आने पर वो आग लगा सकता है। तो उनके पास ये ताकत है, ठीक है, कि वो आग को लगा सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ है कि अगर हम फेरस और कॉपर की बात करते हैं तो फेरस और कॉपर में फेरस कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, लेकिन दोनों क्या है? फेरस भी एक तत्व है, धातु है, और कॉपर भी धातु है। ठीक है,
यहाँ फेरस भी धातु है और कॉपर भी धातु है। अब इन दोनों में जंग चालू होता है। जंग क्यों चालू होता है? तो सिर्फ किसके वजह से? ये सल्फेट की वजह से। ठीक है, ये जो सल्फेट है SO4, इसके वजह से जंग चालू होता है। और आप तो ये जानते हैं कि अगर दोनों ताकतवर लोग हैं, ठीक है, मान के चलो कि इसमें जो फेरस है लोहा, वो कॉपर से थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि कॉपर एकदम से लोहा के सामने कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है लोहा के सामने। तो ये भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इन दोनों के बीच होता है क्या कि दोनों के बीच काफ़ी दुश्मनी बढ़ जाता है फेरस और कॉपर से। ठीक है, इन दोनों के बीच काफ़ी दुश्मनी हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये फेरस इस सल्फेट से जाकर कहता है कि भाई साहब, अब कॉपर से तो दुश्मनी हो गया और आप कॉपर को साथ दे रहे हैं। देखिए कॉपर के साथ है SO4, इसलिए आपको ये चीज़ महंगा पड़ जाएगा। इसलिए अगर हमसे आपका रिलेशन अच्छा रहे, हम आपको कुछ नहीं करें, इसके लिए आप एक ही चीज़ कीजिए कि आप इस कॉपर को आप छोड़ दीजिए और आप मेरे साथ आ जाइए। ठीक है, तो ऐसे तो कोई आ नहीं सकता। अगर फेरस कहेगा कि ठीक है, हम इसका गारंटी लेते हैं कि हर एक चीज़ में हम आपको साथ देंगे, क्योंकि सल्फेट का साथ कॉपर दे रहा था। अगर हमसे कोई आता है और ये कहता है कि आप उसका साथ छोड़ दीजिए, लेकिन किस शर्त पर छोड़ेंगे? वो कुछ तो कहेगा, इसके बाद ही हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ होता है कि ये सल्फेट SO4 जो है वो फेरस के साथ आकर जुड़ जाता है, तो ये बना लेता है FeSO4 और कॉपर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि ये जो फेरस ताकतवर है, एक ताकतवर इंसान है, और वो अपने से थोड़ा सा कमज़ोर इंसान को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और जहाँ पर वो बैठा था उस स्थान पर खुद बैठ जाता है। ठीक है, तो यही आपका है, ये फेरस है, इसको लोहा बोलते हैं हम लोग। अब देखिए इससे होता है क्या, ये लोहा है, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है। अगर फिगर से थोड़ा सा समझना आप चाहे तो समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका कोई कंटेनर है। कंटेनर मीन्स क्या होता है? कोई बर्तन इसमें है और इसमें हम क्या डाल दिए हैं? CuSO4, इसको बोलते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक है, लेकिन इस कॉपर सल्फेट के जो विलयन है, इसमें हम क्या किए? लोहा को डाल दिए। ठीक है, ये लोहा का कील या काटी है, ये लोहा के कील या काठी को इसमें डाल दिए। अब इसमें डालने से क्या हुआ? देखिए अभी इसका जो रंग है, कलर है, इसका कलर है नीला। ठीक है, इसका कलर क्या है? नीला। किसके वजह से? तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें कॉपर की वजह से उसका रंग नीला। लेकिन जैसा ही हम इस लोहा को डालते हैं इसमें, लोहा तो ताकतवर इंसान है। अब लोहा कॉपर को क्या कहता है कि अब तुमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर हम आगे हैं वहाँ पर तुम्हारा काम बनने वाला है नहीं, तुम्हारा बस चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखिए अब इसमें जो कॉपर सल्फेट ये था, अब ये क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट, FeSO4 बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। ठीक है, और ये जो लोहा है ये आपका
कील या काटी या लोहा है, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर कॉपर सल्फेट आकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो जैसा ही आप देख रहे हैं कि अगर कॉपर सल्फेट में कॉपर है तो विलयन का रंग, जो इसका रंग है वो नीला हो जाता है। लेकिन जैसा ही FeSO4 बनता है, यानी कि फेरस सल्फेट बनता है, और फेरस सल्फेट बनने के कारण क्या होता है कि इस जो विलयन है इसका रंग नीला से अब हरा हो जाता है। ठीक है, तो यही हुआ आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक ताकतवर तत्व अपने से कम ताकतवर तत्व को उसके विलयन से धक्का मार के, और वो मतलब कि कहता है कि अब विलयन का जो रंग है वो मेरे अनुसार डिसाइड होगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते। तो इसमें ये होता है कि उस विलयन से उस तत्व को धक्का मार के जो कमज़ोर तत्व होता है उसको, उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। ठीक है, एक ताकतवर तत्व अपने से कम ताकतवर तत्व को धक्का मार के उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन को देख लीजिए, क्या कहता है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके, पृथक मतलब अलग हुआ, अलग होना। ठीक है, लवण से पृथक करके, लवण मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट को, इसमें जो कॉपर सल्फेट था इसमें से क्या किया, कॉपर सल्फेट को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और खुद सल्फेट के साथ फेरस जुट गया। ठीक है, तो लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता। सही बात है, उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता। तो ये था विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें और समझना कि कहीं भी अगर आपको विस्थापन अभिक्रिया कहे और साथ ही साथ कहीं भी आपको ये कह दे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया या सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया, दोनों का परिभाषा सेम लिखना, दोनों में एग्जाम्पल आपको यही लिखना है। ठीक है, और अगर एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहता है, ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो भी डिफिनेशन आपको यही लिखना, परिभाषा आपको यही लिखना। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया या जब भी कहे विस्थापन अभिक्रिया, दोनों का डिफिनेशन यही लिखना है। और भी एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं, लेकिन ये अच्छा था एग्जाम्पल। अब देखिए, इसमें देखते हैं क्या, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। एक और समझना चाहते हैं तो समझिए, ये जिंक है Zn, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ये जिंक है Zn, ये कॉपर सल्फेट। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है में ये जो कॉपर है ये भी धातु है, जिंक भी धातु है, लेकिन कॉपर से ज़्यादा ताकतवर जिंक है, तो ये क्या करेगा, धक्का मार के इसको निकाल देगा बाहर। तो यहाँ क्या होगा, ZnSO4 और प्लस Cu को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये आपका हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, ये आपका NaCl है और प्लस AgNO3 है। NaCl को बोलते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। अब हम समझते हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, इसमें देखिए, एक चीज़ इसमें देखिएगा तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपका सोडियम है और ये जो आपका सिल्वर है, ये दोनों क्या है,
सोडियम और सिल्वर दोनों को दोनों धातु है, क्या मेटल है, धातु है, ठीक है। अब इन दोनों में दुश्मनी चलेगा और दोनों, ये सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि दोनों में ताकतवर इंसान कौन है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि दोनों में ताकतवर कौन है तो ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कौन धक्का मारेगा, ठीक है। तो इन दोनों में ताकतवर इंसान आपका ये है, सिल्वर से ज़्यादा सोडियम ताकतवर है। अब सबसे पहले इसमें क्या कहेगा, ये जाकर इससे कहेगा NO3 क्यों, क्या आप उसका साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो इसका अंजाम जो होगा बहुत बुरा होगा। तो ये नहीं भी छोड़ेगा ना, ये NO3 इसका साथ नहीं भी छोड़ेगा तो क्या करेगा पता है, ये डायरेक्ट इसको पर अटैक कर देगा, Ag पर, ठीक है, कि तुम साथ भी दो फिर भी हम इसको मार कर बाहर निकाल देंगे। तो इसमें क्या होगा देखिए, अगर ये Na है और ये यहाँ से इसको भगा देता है, ठीक है, ये जो NO3 है इस NO3 से इसको निकाल देता है बाहर। तो अगर इसको बाहर निकाल देगा इसका मतलब क्या हुआ कि NO3 के साथ Na जुड़ जाएगा। तो देखिए NO3 के साथ Na जुड़ जाएगा तो Na NO3 बना लेगा। अभी क्लोरीन अकेले पड़ गया, इसका साथ ये छोड़ दिया, ठीक है, तो ये भी अकेले है और ये Ag भी अकेले है। मतलब कि यहाँ Na दोनों को धोखा दे दिया, एक तो क्लोरीन को धोखा दिया, ठीक है, और दूसरा क्या किया कि Ag को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, AgNO3 से। तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा और बना लेगा AgCl, ठीक है, AgCl। ये हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट और इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट और इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। फिर से इसको समझिए कि NaCl में Na एक तत्व है, AgNO3 में Ag भी एक तत्व है, ठीक है। अगर हम कहें कि Na एक धातु है, सोडियम धातु है और सिल्वर भी एक धातु है जिसको गहना जेवर बनाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें सोडियम ज़्यादा ताकतवर है या फिर सिल्वर ज़्यादा ताकतवर है। तो इसमें जो ज़्यादा ताकतवर इंसान है वो है सोडियम। सोडियम क्या करता है कि यहाँ से जाता और इसको धक्का मार देता है सिल्वर को, सिल्वर बाहर निकल जाता है। तो ये क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है NO3 के साथ और बना लेता है NaNO3 और ये बाहर निकलता है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाता है, क्योंकि इसको धोखा दे दिया, ये सोडियम क्लोरीन को धोखा दिया। तो क्लोरीन और AgCl दोनों बनाता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये आपका हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए आप जब एकल विस्थापन को देख रहे होंगे उसमें आप ये देखते होंगे कि उसमें सिर्फ एक ही बाहर निकलता था और उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। देखिए अगर यहाँ से हम देखते हैं उसमें तो यहाँ से एक बाहर निकलता था, ठीक है, जैसे कॉपर बाहर निकला और कॉपर को साथ देने वाला कोई नहीं था। लेकिन अगर यहाँ से Ag बाहर निकलता है, ये इसको धक्का मार के बाहर इसको निकालता है, लेकिन इसका साथ देने वाला Cl है। ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से पहले थोड़ा सा समझिए कि विलयन क्या होता है। विलयन मतलब घोल होता है, ठीक है। जैसे अगर हम पानी को देखें और पानी में अगर हम नमक को डाल देते हैं तो पानी में अगर नमक को डालते हैं तो क्या होता है, दोनों का घोल बन जाता है,
उसी प्रकार अगर पानी में हम चीनी को डालते हैं तो चीनी और पानी का घोल बन जाता है, उसी को विलयन कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा एक चीज़ और कि नमक और एक हो गया आपका चीनी, ये दोनों को, लेकिन नमक और पानी में जो दोनों का घोल बना इसको आप गर्म कर दीजिए। गर्म इतना कीजिए कि उसमें जितना पानी है सारा पानी गायब हो जाए। यदि सारा पानी गायब हो जाता है, सभी पानी बाहर निकल जाता है, तो अब उसके अंदर क्या बचेगा? चीनी बचेगा। यानी चीनी उसमें जो बचेगा वो तसली हो, लोटा हो, कटोरा हो, कढ़ाई हो, कुछ भी हो, उसके पेंदी में जाकर वो बैठ जाता है। ठीक है, तो अगर वैसे बैठ जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसको ठंडा करते हैं और कुछ देरी के बाद उसको हम अपने काम में उपयोग करने के लिए मतलब कि उपयोग करते हैं। उसी प्रकार यहाँ है। ठीक है, AgCl जो ये है सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड विलयन से, विलयन मतलब समझ रहे हैं कि जैसे हम चीनी और पानी का घोल बनाए तो चीनी और पानी का विलयन हो गया, और उसमें से क्या किया, इतना हम गर्म कर दिए कि पानी उड़ गया और उसमें से चीनी बच गया। अब कहते हैं कि वो जो चीनी था वो पेंदी में बैठ गया। उसी प्रकार ये होता है, ये जो AgCl है ये AgCl पेंदी में बैठ जाता है। ठीक है, और यदि ऐसे होता है तो इसी अभिक्रिया को हम क्या हुआ, अवक्षेपण अभिक्रिया हुआ। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, तो पानी और चीनी के मिश्रण को गर्म करते हैं और गर्म इतना करते हैं कि उसमें से पानी निकल जाता है और चीनी बच जाता है। तो चीनी जो हुआ वो विलयन से अलग होकर नीचे पेंदी में बैठ जाता है। तो यही हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होता है, इसी चीज़ को ज़रा देखिए। पहले देखिए, कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ये आपका अभिकारक है और ये प्रतिफल है। ये प्रतिफल में ये क्या हुआ, विलयन से अलग होकर ये क्या हो जाता है, विलयन से अलग होकर ऐसे नीचे बैठ जाता है। ये आपका कटोरी, लोटा, थारी कुछ भी मान लीजिए, और ये ऐसे बढ़ जाता है AgCl। तो यही हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। कि अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग होकर पेंदी में बैठ जाता। ठीक है, इसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और अगर अवक्षेपण अभिक्रिया का आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए आएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उसका उदाहरण भी लिखिए, तो आपको इस उदाहरण को लिख देना। ठीक है, और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी इसको लिखना। इसके बाद हम लोग देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। अब इसको ज़रा समझिए। देखिए, इसमें कहता है कि एक अम्ल होता है। ठीक है, पहले अम्ल होगा, फिर भस्म होगा, और ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाता है। जैसे देखिए, एक अम्ल है। ठीक है, अम्ल हम कुछ ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको याद करके रखना। प्लस में एक भस्म ले लेते हैं हम, भस्म मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इन दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, तो अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया से लवण बनता है और प्लस में जल बनता है। तो यहाँ क्या हुआ, लवण बनेगा। तो देखिए, ये Na और ये Cl, NaCl हो गया और प्लस में H2O हो गया। ये वही NaCl नमक है जिसको आप खाना बनाने में उपयोग करते हैं, साधारण नमक। अगर पूछेगा आपसे कि साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, इसको याद करके रखना है
ये हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये हो गया, ये सोडियम नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया साधारण नमक और ये हो गया जल। आपसे पूछेगा कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, साधारण नमक का NaCl। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन को देख लीजिए। परिभाषा क्या कहता है, कहता है कि वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये भस्म हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाया NaCl। क्या NaCl क्या होता है, NaCl हो गया आपका साधारण नमक और प्लस में H2O। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है और दोनों एक जैसा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले चाय अगर आपको बनाना है तो उसमें आप चाय को डालते हैं, पानी है, तसली में, लोटा में, कटोरा में, गिलास में, जो चीज़ में भी बनाना है उसको आप चूल्हा पर रखते हैं और चूल्हा को जलाते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपका चाय बनता है। अगर आप ऐसे करते कि बिना आप चूल्हा को जलाए आपका चाय तो नहीं बन सकता। अगर बिना चूल्हा को जलाए चाय नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर चाय को बनाना है तो उसके लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, चूल्हा को जलाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप चूल्हा को जलाते हैं, इसका मतलब अगर आप चूल्हा को जलाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप तसली, लोटा, कटोरा में जो आप चाय को बना रहे हैं उसमें आप ऊष्मा को दे रहे हैं। ठीक है, ऊष्मा को जब दीजिएगा तो गर्म होकर वो चाय बन जाएगा। अगर आप चावल को बनाते हैं, चावल को धोया, उसमें पानी को डाल दिया और लाकर चूल्हा पर आप धर दीजिए, आपका चावल नहीं बनेगा। उसके लिए चूल्हा को जलाना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, उस गर्मी की मदद से, वो जो जलता है उस गर्मी की मदद से आपका चावल बनेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम करते हैं क्या कि हम चूल्हा को जलाते हैं और गर्मी को देते हैं, ऊष्मा को देते हैं और इसके बाद चावल बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। आपको तो एक आइडिया लग गया होगा कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रतिफल के निर्माण के लिए हम लोग ऊष्मा को देते हैं, अगर प्रतिफल का निर्माण होता है, जैसे हमें चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए क्या दिए, ऊष्मा को दिए, चूल्हा को जलाएं। अगर खाना बनाना है, चावल बनाना है तो चावल बनाने के लिए क्या किए, ऊष्मा को दिए। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के निर्माण में, प्रतिफल के निर्माण में हम लोग ऊष्मा को देते हैं या हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के निर्माण और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रतिफल के निर्माण में क्या होता है, अगर प्रतिफल का निर्माण हुआ और उसके साथ हम ऊष्मा को नहीं दिए, उसके साथ अपार मात्रा में ऊर्जा का भी निर्माण हुआ। अगर हम किसी प्रतिफल के निर्माण में ऊष्मा को देते हैं, अगर हम ऊष्मा को देते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, लेकिन क्या हुआ कि प्रतिफल के निर्माण के साथ खुद अपार मात्रा में ऊर्जा का निर्माण हो गया, तो इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे इसको समझिए
इसमें हम लोग रिएक्शन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। कार्बन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें ऊर्जा निकलता है, अपार मात्रा में ऊर्जा भी निकलता है। ठीक है, इन दोनों को आप समझिएगा। दूसरा चीज़ है कि N2 है। N2 किसको बोलते हैं हम लोग? नाइट्रोजन को N2 बोलते हैं। और प्लस में ऑक्सीजन है, O2। और ये बनाया क्या? ये बनाया NO बनाया। ठीक है, नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। और ये बनाया NO। बनाया क्या? NO। लेकिन NO बनाने के लिए हम कुछ काम किए। काम क्या किए पता है? इसको हम ऊष्मा को दिए यहाँ पर, ऊर्जा या ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ठीक है, तो हम एक चीज़ इसमें देखिएगा कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है कि प्रतिफल का निर्माण होता है। आपको तो ये चीज़ पता है कि प्रतिफल क्या होता है, अभिकारक क्या है। तो प्रतिफल ये हुआ, और प्रतिफल के साथ साथ अगर ऊर्जा निकलता है, ठीक है, प्रतिफल बना CO2 और इसके साथ ऊर्जा निकलता है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और अगर हम NO को बना रहे हैं, लेकिन NO को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रतिफल के निर्माण के लिए हम ऊर्जा को दे रहे हैं, ऊष्मा को दे रहे हैं। तो अगर प्रतिफल के निर्माण के लिए हम ऊष्मा को देते हैं, हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन को देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के निर्माण, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलता है। प्रतिफल का निर्माण हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल है, देखिए मीथेन क्या है? ये ऑक्सीजन है। अगर किसी भी चीज़ को आपको जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। तो अगर मीथेन को जलाना है तो मीथेन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगा। तो मीथेन ऑक्सीजन से जब संपर्क में आता है तो क्या देता है? CO2 प्लस H2O और प्लस अपार मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलता है या ऊर्जा निकलता है। यहाँ देखिए, कार्बन है, ऑक्सीजन से संयोग किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और ये प्रतिफल के साथ साथ ऊर्जा निकलता है। ठीक है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया क्या? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रतिफल के निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर प्रतिफल के निर्माण करना है आपको, अगर चाय को आपको बनाना है, तो उसके लिए तो आप लोग ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर प्रतिफल का निर्माण होता है तो उसके साथ साथ क्या होगा? ऊर्जा का भी निर्माण होगा। ठीक है, और अगर आप किसी चीज़ को, अगर किसी प्रतिफल का निर्माण होता है और उसके निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि जिन रासायनिक क्रिया में प्रतिफल के निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग देखें कि N2 और O2 NO बनाया। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO,
लेकिन इसके निर्माण के लिए क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग ऊष्मा को दिए। अगर आप यहाँ पर ऊष्मा को नहीं देते तो NO का निर्माण नहीं होता। ठीक है, अगर चाय को आप बनाते हैं और चाय को बनाने के लिए ऊष्मा को नहीं दीजिएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाय को नहीं बना सकते। अब हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिएक्शन क्या होता है इसी चीज़ को समझते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। देखिए इसमें कहीं आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल में आ जाएगा कि जो आपका ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है वो क्या होती है। तो ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपकरण क्या होता है। इसको और भी हम लोग डिटेल में समझेंगे जब हम लोग ऑक्सीकारक और अपकारक को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसको अभी समझ लेते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग करना। ठीक है, कोई तत्व है या यौगिक है और अगर वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो इसका मतलब वो वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का संयोग करना मतलब ऑक्सीकरण हो रहा। या ये भी हो सकता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, जहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है वहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। बहुत कन्फ्यूजन आपको होगा। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है और जहाँ ऑक्सीजन का संयोग होगा वहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल में ऑक्सीकरण का कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखिए ये जो कार्बन है ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। तो हम क्या आपको बताएं कि अगर कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, अगर कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो वो जो अभिक्रिया होती है वो कैसा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, या कहीं कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग होता है तो जहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग होगा वहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन भी हो सकता है। ये हम जब आपको बताएंगे ऑक्सीकारक और अपकारक उसमें समझाएंगे। ठीक है, आइए बस इतना समझिए। एक और इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है और सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और क्या बनाता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर है ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। जैसे इसमें एग्जांपल है, देखिए सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग और सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ आप देखिएगा तो ये जो सल्फर है, सल्फर वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, कहता आओ ना भाई तू हमारे साथ मिल जाओ। तो यहाँ पर क्या होता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर किसी भी अभिक्रिया में कोई तत्व ऑक्सीजन का संयोग करता है और ऑक्सीजन के साथ संयोग होने के बाद एक प्रतिफल का निर्माण करता है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, यहाँ सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। अब हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन को देख लीजिए। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व
कोई तत्व या यौगिक ऑक्सीजन का संयोग करता है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, और जहाँ ऑक्सीजन का संयोग होगा वहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका दिया गया। अब करण अभिक्रिया क्या होता है? अब करण अभिक्रिया उल्टा होता है। जैसे हम लोग देखें कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, अब करण में क्या होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, आप ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। जैसे अगर हम कहें कि वैसा एग्जाम्पल, जैसे हम लोग दो दोस्त हैं, ठीक है, एक हम हैं और दो और भी दोस्त हैं। हम क्या करते हैं कि एक दोस्त को अपने पास बुलाते हैं और एक को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। एक को अपने पास बुलाते हैं, दूसरा को बाहर निकाल देते हैं। अगर अपने पास जो आया वो ऑक्सीजन है और जो दूर गया वो क्या है, जो दूर गया वो हाइड्रोजन है। तो अगर अपने पास ऑक्सीजन आया और हाइड्रोजन दूर गया तो इसको बोल देते हैं ऑक्सीकरण। लेकिन अगर हाइड्रोजन मेरे पास आता और ऑक्सीजन दूर जाता तो इसको बोल देते हैं अपकरण अभिक्रिया, ठीक है। हाइड्रोजन मेरे पास आता, ऑक्सीजन दूर जाता तो इसको बोल देते हैं अवकरण अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अवकरण में क्या होता है, जैसे ये आपका जो एग्जाम्पल है वो ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये जो तत्व है वो हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है। और अगर कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है इसका मतलब क्या हुआ, वो अपकरण अभिक्रिया और ये बनाता है HCl। इसको संतुलित कर दीजिए। तो अगर कोई तत्व, जैसे यहाँ क्लोरीन है और क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो उसको अपकरण अभिक्रियाएं बोलते हैं। और ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आपका रासायनिक अभिक्रियाएं था वो सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने बता दिया। अपकरण अभिक्रिया क्या, वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। इसको आप बेहतरीन तरीके से नोट कीजिए और एकदम लेक्चर को पूरा देखिए, और जहाँ नहीं समझ में आता है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और लगभग आज हम पूरे रासायनिक अभिक्रियाओं को बता दिए हैं। कल एक नए टॉपिक को हम लोग शुरुआत करेंगे और उसको भी समाप्त करेंगे, ठीक है।